हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का न्यू साइंस बुक एक्सप्लोरेशन चैप्टर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। यानी कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब हम वर्ल्ड में इंटर करते हैं, सेकेंडरी साइंस के वर्ल्ड में इंटर करते हैं, तो हमें क्या क्या समझना है। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस प्रकार से साइंस काम करती है, साइंटिस्ट किस प्रकार से सोचते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका। इन द मिडल एज साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली टू आस्क क्वेश्चन। तो मिडल एज में साइंस आपको इन्वाइट किया है कि आपको क्यूरियस रहना है एंड वर्ल्ड को क्लोजली ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन करना है। मिडिल एज का मतलब क्या है यहाँ पर? मिडिल एज का मतलब है कि आप लोग अब क्लास नाइन्थ में आ गए हो और यह आपके लिए मिडिल एज है। ओके। एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, और आपको फिर पता लगाना है कि साइंस किस प्रकार से काम करती है। इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगेन विथ वंडर एंड ग्रो थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। ओके। तो हमारा इस क्लास नाइन्थ का जो जर्नी है, इसमें हम लोग डिस्कवर करेंगे कि साइंस की जो शुरुआत होती है वो वंडर से होती है, विथ वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। और साइंस जो है आगे ग्रो करता है केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स के साथ। ओके। वी कनेक्टेड आइडियाज़ अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। और हम लोग अपने आइडिया को कनेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अक्रॉस द वर्ल्ड एंड लिविंग, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। यानी कि अगर बात करें इस इकोसिस्टम में, इस अर्थ पर या तो लिविंग थिंग्स है या तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसी के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, इकोसिस्टम बना है। और ये दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। As you now enter the secondary stage, this journey continues but with an emphasis on deep exploration. जब हम सेकेंडरी स्टेज में इंटर किए क्लास नाइन्थ में, तो हमारे जर्नी की शुरुआत होती है, लेकिन डीप एक्सप्लोरेशन के साथ होती है। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट वाट वी नो। साइंस सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग क्या जानते हैं। ओके। अब यहाँ पर यह भी है कि बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, हम लोग कैसे जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कि एक होता है साइंस को सिर्फ जानना या किसी चीज़ के बारे में जानना, और एक होता है कि डीप जानकारी। दोनों में अंतर है। हाउ ऑब्जर्वेशन लीड्स टू मेजरमेंट्स, हाउ पैटर्न आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। हाउ पैटर्न आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशन, किसी भी पैटर्न को किसी सिंबल की सहायता से या इक्वेशन की सहायता से कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड, उसके बाद मॉडल्स कैसे बनाया जाता है। टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल्स कैसे बनाया जाता है, हम ये भी समझेंगे। अब मॉडल्स का मतलब क्या है, यानी कि मिनिएचर फॉर्म, छोटा फॉर्म। अगर मैं आपको बताऊं जैसे अर्थ के बारे में अगर स्टडी करना होगा कि अर्थ कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है, कौन सा कंटिनेंट, कौन सा ओशियन, कौन सा सी किधर है, कहाँ पर है, तो इसके बारे में हम कैसे जानकारी हासिल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ग्लोब। तो ये जो ग्लोब है ये क्या है, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। तो एक प्रकार से जो ग्लोब है ये क्या है, मॉडल है। ओके। चलिए, हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड, अब आइडिया को कैसे टेस्ट किया जाता है ये भी हम समझेंगे। एंड जो भी आइडिया, जो भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसको फिर से रिवाइज भी किया जाता है, क्योंकि साइंस में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें एक बार हो गई उसको बस छोड़ देना है, हो गया नहीं। बार बार टेस्ट किया जाता है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है एंड लोगों को बताया जाता है कि ये चीज़ें ऐसे होती है। यानी कि जो साइंस में सक्सेसफुल हो चुका है जो भी चीज़, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड, और कभी कभी डिस्कार्ड भी किया जाता है। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, अगर वह सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ करके फिर नए तरीके से उसी एक्सपेरिमेंट को करना होता है। इन आवर सेकेंडरी स्टेज, जब हम सेकेंडरी स्टेज में हम हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, ये जो हमारा साइंस बुक एक्सप्लोरेशन है, इसके बारे में क्या है, वी विल लुक मोर क्लोजली, इस बुक को हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। थिंक मोर केयरफुली, और हम लोग केयरफुली थिंक करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज़
हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर। और हम ये भी पता लगाएंगे कि किस प्रकार से साइंटिफिक आइडिया हेल्प करती है किस हमारे नेचर के बारे में जानने में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में। ओके, एंड आवर प्लेस विद इन देम, और हम लोग जिस प्लेस पर रहते हैं, जिस अर्थ में रहते हैं, उसको समझने में साइंस हमारी हेल्प करेगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, और इस टेक्स्ट बुक में क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम वो भी समझेंगे। ओके, द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली डिजाइंड, और इस बुक के पेज नंबर को थॉटफुली डिजाइन किया गया है। एंड आर फ्रेम्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इस पेज को फ्रेम किया गया है मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। क्या आपने अभी देखा है कि नहीं देखा है कि किस प्रकार से हमारे इस बुक का पेज नंबर, पेज को मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा दिखाया गया है। एंड अ कंपास, और कंपास के द्वारा भी दिखाया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है। आप यहाँ देखोगे नीचे पेज नंबर को, तो ये आपको दिख रहा है पेज नंबर। तो इस पेज नंबर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके, ये जो यहाँ पर दिया गया है ये आपको दिख रहा होगा पेज नंबर। तो पेज नंबर को मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा दिखाया गया है। और यहाँ भी पेज नंबर 3, इसको दिखाया गया किसके थ्रू, इसको दिखाया गया कंपास के थ्रू। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है और कंपास है, इसके थ्रू इस बुक के पेज नंबर को दिखाया गया है। अब दोनों का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं इसको अब। मैग्नीफाइंग ग्लास सिम्बलाइजेज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है यह केयरफुल ऑब्जर्वेशन को सिम्बलाइज करता है, नोटिसिंग पैटर्न को नोटिस कराता है, एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, और अटेंशन पे करता है मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी चीज़ को केयरफुल तरीके से देखना हो, समझना हो, कोई माइन्यूट छोटी सी चीज़ों को, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ओके, द कंपास रिमाइंड्स अस दैट एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। और कंपास क्या दिखाता है, कंपास हमें रिमाइंड कराता है डायरेक्शन को, यानी कि कंपास के थ्रू हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ओके, और जिस डायरेक्शन में हमें जाना हो उसी डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राइट डायरेक्शन हमें दिखाता है कंपास। ओके, चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। उसके अलावा हमें साइंस में एक अप्रोप्रिएट मॉडल को भी चूज करना होता है कि हम सही मॉडल को चूज करें, उस पर काम करें, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, एंड साइंस को एक्सप्लोर करें। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उसके बाद सही क्वेश्चन भी पूछना ज़रूरी होता है साइंस में। एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज़ अप्लाई। उसके बाद हम अपने लिमिट्स को जानें कि हमारी लिमिट्स क्या है, हम कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ओके, टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वांडरिंग एमलेसली। और दोनों यानी टुगेदर यानी कि ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन, ये दोनों साइंस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है और एमलेसली वांडर नहीं करता है, हमें कहीं पर भटकाता नहीं है। अगर हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें और राइट डायरेक्शन में करें तो हम अच्छी तरीके से साइंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। ओके, और हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको केयर एंड पर्पस के साथ आगे समझते हैं। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। द नेचर वर्ल्ड इज कम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। अब जो ये हमारा नेचर वर्ल्ड है, हमारी जो पृथ्वी है, ओके, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। ओके, और इसको जब हम स्टडी करें फुल डिटेल में तो एक तरीके से इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा, यानी कि अर्थ को पूरा हम स्टडी करें, ओके, पॉइंट टू पॉइंट, तो ये काफ़ी एक इम्पॉसिबल टास्क है साइंस में। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेज मॉडल्स। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए और इसको ईजी बनाने के लिए साइंस मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। ओके, दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम। और यह एक जो मॉडल है यह एक सिंप्लीफाइड तरीका है रियल सिस्टम को समझने का एंड फोकस के साथ समझने का। ओके, तो इस फोकस के साथ समझने का ओनली ऑन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चंस उठे हैं, जो भी क्वेश्चन किए गए हैं, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर है, जो ज़रूरी आंसर है,
वही हम करें। ओके, क्योंकि साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन सही भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टॉपिक से हट कर होते हैं। तो जो क्वेश्चन टॉपिक पर है, टॉपिक से रिलेटेड है, उसका हम आंसर करते हैं, बाकी हम इग्नोर भी करते हैं। इन फिजिक्स ए मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर मूविंग कार को दिखाना होता है तो हम डॉट के थ्रू दिखा देते हैं। ओके, कि एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट वहाँ पर है। ओके, वाइल इन केमिस्ट्री की बात करें तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन एज स्फेयर। तो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम एटम्स को दिखाना हो चाहे मॉलिक्यूल्स को दिखाना हो तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, स्फीयर के थ्रू दिखाते हैं एटम को। और मॉलिक्यूल्स दिखाना हो तो उसी स्फीयर में, यानी दो एटम्स के स्फीयर में बॉन्ड बना देते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ओके, इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन एज डायग्राम्स हाईलाइटिंग की पार्ट्स। और बायोलॉजी में जब सेल को दिखाना होता है, सेल को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग एक सेल का डायग्राम बनाते हैं और उसमें की पॉइंट्स जो भी है, जैसे सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ओके, एंड और भी बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं। एंड इन अर्थ साइंस द अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर। और अर्थ साइंस की बात करें, अब आपको अर्थ साइंस भी पढ़ना है क्लास 9th में, तो अर्थ साइंस में हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे और अर्थ कैसा दिखता है उसके बारे में। तो अर्थ की बात करें तो अर्थ में भी ट्रीटेड एज स्मूथ स्फीयर। तो अर्थ साइंस में अर्थ को एक स्मूथ स्फीयर दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या अर्थ स्मूथ स्फीयर है, क्या पूरा राउंड है? नहीं, एक्चुअल में अर्थ ऐसा नहीं है। ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अर्थ चिपटा हुआ है, लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन। और अर्थ का जो डिस्टिंक्ट रीजन है, एक बाउंड्री है, तभी तो इसका एक सॉलिड शेप बनता हुआ दिखता है। बिल्डिंग ईच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग एजम्पशंस एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। तो जब भी हम मॉडल्स बनाते हैं, किसी भी चीज़ का बना रहे हो, चाहे अर्थ का बना रहे हो या किसी एटम्स का बना रहे हो या किसी भी चीज़ का बना रहे हो मॉडल्स साइंस में, उसका मिनिएचर फॉर्म, तो हम उसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करते हैं। ओके, जो भी एजम्पशन हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लिखते हैं, उसको मेंशन करते हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उसको हम जानबूझ करके इग्नोर कर देते हैं। ओके, अगर सभी चीज़ों को और इंक्लूड किया जाए, दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको समझना और समझाना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। ओके, तो साइंस में हम वही चीज़ इंक्लूड करते हैं जो चीज़ें नेसेसरी है, जो टॉपिक से संबंधित है। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एयर रेजिस्टेंस में बी निगलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो फॉर एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है, अगर फ्री फॉल हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस भी लगता है। ओके, तो जब एयर रेजिस्टेंस लगता है तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट को यह एयर रेजिस्टेंस रोक रहा है, थोड़ा बहुत रोक रहा है। ओके, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हो तो नीचे क्यों गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से? वो गिरता है ग्रेविटी के कारण। ओके, तो जब हम किसी भी टॉपिक में या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से गिराते हुए दिखते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी का रोल होता है। तो जब हम ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्लूड करें, इसको भी लेकर चले, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ टू हार्ट पंप्स ब्लड। हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं कि हार्ट किस प्रकार से ब्लड को पंप करता है, मेनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड। तो इस केस में हम सेल्स को इग्नोर कर देते हैं। ओके, अब अगर इग्नोर नहीं करेंगे, सभी सेल्स को अगर इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके अगर ब्लड पंप को दिखाएं हार्ट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। ओके, सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शनिंग सिस्टम। तब जाकर हम अच्छे से समझ पाते हैं, और कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करके समझें, तब जाकर हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से ऑर्गन सिस्टम फंक्शन कर रहा है। ओके, चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे समझते हैं। दैट दीज चॉइसेज आर नॉट मिस्टेक्स। तो जो भी चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं वो कोई मिस्टेक्स नहीं है। ओके, ये मिस्टेक्स नहीं है, हम जानबूझ करके ये मेरी चॉइस है या हमारी चॉइस रहती है कि हम उसको मिस्टेक्स ना समझें, बल्कि इग्नोर करते हैं। दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल। और हम लोग
चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं कि सिंपल रख करके समझे और फिर उस चीज़ को हम समझाएं दूसरे को भी, बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर्स टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मॉडल तैयार करके समझ रहे हो या समझा रहे हो, तो हम वहाँ पर आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चंस उस मॉडल से रिलेटेड उठे हैं उसका हम आंसर ढूंढते हैं और फिर उसका हम लोग आंसर करते हैं। एग्जाम्पल लिया गया है 1.1 में एक क्रिकेट शॉट के ऊपर एक एग्जाम्पल लिया गया है। आप लोग तो क्रिकेट बहुत देखते होंगे, काफ़ी नॉलेज भी होगा। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर काम आने वाला है नॉलेज। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। तो जब भी क्रिकेट बॉल को हिट किया जाता है छक्के के लिए या सिक्स के लिए, तो सिक्स किस प्रकार से होता है, कब होता है सिक्स? जब बैट्समैन द्वारा बॉल को हिट किया जाए और बॉल सीधा उड़ते हुए ऊपर से उड़ते हुए बाउंड्री के पार जाकर गिरे, तो वह सिक्स होता है। ओके, यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। तो इस क्रिकेट बॉल जो हिट हो रहा है छक्के के लिए, इसके लिए आपको एक मॉडल तैयार करना है, सिंपल मॉडल तैयार करना है, यानी कि इसका एक प्रोजेक्ट तैयार करना है पेपर पर। तो आप कैसे तैयार करोगे? तो आप बताओ इसके लिए आप क्या क्या इंक्लूड करोगे और क्या क्या इग्नोर करोगे आप, ठीक है? तो क्या क्या इंक्लूड करोगे आप, क्या क्या इग्नोर करोगे? तो चलो हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे इसका नीचे आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक प्लेग्राउंड बनाओगे सर्कल शेप में। बीच में आप पिच बनाओगे जहाँ पर बैटिंग बॉलिंग की जाती है। ओके, स्टंप्स लगाओगे दोनों साइड्स। ओके, फील्डर कीपर ये सब सेट करोगे, बैट्समैन सेट करोगे, वहाँ पर बैट्समैन बनाओगे, बॉलर को भी बनाओगे। ओके, बैट्समैन के हाथ में बैट रहेगा, वो पैड पहने हुए रहेगा, हेलमेट्स उसके सिर पर होंगे। ओके, और बॉलर बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। और तो जब शॉट लगाना है छक्के के लिए, तो बैट्समैन हिट करेगा बॉल को और बॉल ऊपर से होता हुआ बाउंड्री के लिए जाता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीज़ें आप दिखाओगे। तो ये सब कुछ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होंगी इस इवेंट को दिखाने के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ आप इंक्लूड करोगे। अब इग्नोर क्या करोगे कि अब देखो कि आप बैट का कलर कैसा है वो आप नहीं दिखाओगे। बैट पर स्टिकर किस चीज़ का है, MRF का है, C8 का है या कोई भी हो, तो वो सब आप नहीं दिखाओगे। कंपनी बैट किस कंपनी का है, स्टंप्स पर क्या लिखा हुआ है, KFC लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ वो आप नहीं दिखाओगे। ओके, उसके बाद बैट्समैन ने हेलमेट किस कलर का पहना है, बॉल किस कलर का है, ये सब आप नहीं दिखाओगे। बॉल किस कंपनी का है ये आप नहीं दिखाओगे। आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं वो इग्नोर किया जाता है साइंस में। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है, आप नीचे पढ़कर समझ सकते हो। चलिए, एक्टिविटी 1.1 है लेट अस मॉडल। ओके, इसको समझते हैं आप। सपोज यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। सपोज करो कि आप बाईसाइकिल से जा रहे हो स्कूल से, फ्रॉम योर स्कूल टू होम, स्कूल से घर जा रहे हो। ओके, यू वांट टू मॉडल द टाइम इट टेक्स टू गो होम फ्रॉम स्कूल। और आप चाहते हो कि एक मॉडल बनाओ, एक प्रोजेक्ट बनाओ और इसमें आप दिखाओ कि किस प्रकार से कितना टाइम लग रहा है घर जाने में स्कूल से, ये आपको दिखाना है। तो आप क्या क्या दिखाओगे इसमें, बताओ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करोगे। अब बताओ, आप आंसर करो, सोचो। तो चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी मैं हेल्प करता हूँ। तो जब आपको स्कूल से घर जाना है, ओके, और किससे जा रहे हो, बाईसाइकिल से जा रहे हो, थोड़ा टाइम भी लगेगा इससे। तो आप सबसे पहले दिखाओगे कि आपका साइकिल कितना बड़ा है। छोटा साइकिल है तो समय अधिक लगेगा, बड़ा साइकिल है थोड़ा कम समय लगेगा। ओके, ये बात तो पता ही होनी चाहिए आपको। उसके बाद कितना डिस्टेंस है बीच का, ये भी मैटर करता है। तो आप वहाँ पर लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हाउस, ओके, या होम। तो बीच का डिस्टेंस दिखाओगे। पाथ दिखाओगे कि क्या वो स्ट्रेट पाथ है या ज़्यादा टर्न आ रहा है, घूम घुमाव आ रहा है, ये भी आप दिखाओगे। अगर ज़्यादा घूम घुमाव आ रहा होगा तो टाइम भी अधिक लगेगा, अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो कम टाइम लगेगा। उसके बाद पाथ दिखाओगे कि पाथ कैसा है, क्या सड़क अच्छी है या थोड़ी सड़क ख़राब है। ओके, तो इस पर भी टाइम डिपेंड करता है। अगर सड़क अच्छी होगी तो टाइम कम लगेगा, सड़क ख़राब होगा तो टाइम अधिक लगेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब चीज़ें आप दिखाओगे। तो अब इस प्रकार से मॉडल तैयार होगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे समझते हैं। अब एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली, जब आप साइंस को डीपली एक्सप्लोर करते हो, यू विल नोटिस दैट इट यूजेज लैंग्वेज इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वेज। ओके, तो आप ये नोटिस करोगे कि उसमें जो भी लैंग्वेजेज का इस्तेमाल हो रहा है साइंस को समझने में,
तो वहाँ पर उस लैंग्वेज में एक उस लैंग्वेज को केयरफुल तरीके से लिखा जाता है और प्रिसाइज वे में लिखा जाता है। मतलब कि प्रिसाइज वे मतलब कि शॉर्ट तरीके से लिखा जाता है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मेनी वर्ड्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ, हम लोग बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, सच एज फोर्स, जैसे फोर्स को दिखाना हो, वर्क को दिखाना हो, सेल को दिखाना हो, किसी भी रिएक्शंस को दिखाना हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जब दिखाते हैं तो क्या हम पूरा पूरा वर्ड लिखते हैं या इसकी जगह पर सिंबल लिखते हैं? अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दीज मीनिंग्स आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये सब जब भी हम लिखते हैं तो इसका कुछ मतलब होता है, ओके। और ये वेरी स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक फोर्स के लिए एफ़ का इस्तेमाल होता है, कैपिटल एफ़। तो कहीं कि ये सेलेक्टेड है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी फोर्स को दिखाना हो तो कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ओके। चलिए, बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज़ मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और जो साइंटिफिक आइडियाज़ है ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है पूरे वर्ल्ड में है और कहीं पर भी जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है, ओके, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आता है अगर सक्सेस मिले तो उस रिजल्ट को पूरे वर्ल्ड में शेयर किया जाता है कि अलग कंट्री के साइंटिस्ट भी उस एक्सपेरिमेंट को करके अपना एक्सपेरिमेंट करें और उसमें भी क्या करें, सक्सेस पाएँ। तो वहाँ पर के जो साइंटिस्ट होते हैं आपस में नॉलेज शेयर करते हैं, बताते हैं, तो वही मतलब है कम्युनिकेटेड का यहाँ पर। एंड क्लियरली, और क्लियर तरीके से बताया जाता है, एंड अनएम्बिग्यूअसली, यानी बिना छुपाए, बिना कोई चीज़ें हाइड किए हुए वहाँ पर शेयर किया जाता है। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जो भी साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं, कंपेयर रिजल्ट, और जो भी परिणाम आया उसको कंपेयर करते हैं, एंड बिल्ड आइडियाज़ टुगेदर, और आइडिया को साथ में बैठ करके बनाते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, ओके। साइंस यूजेज अ शेयर्ड लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ दीज स्पेसिफिक टर्म्स, और जो साइंस है वो अपना लैंग्वेज शेयर करती है किसी भी स्पेसिफिक टर्म को लेकर के, सिंबल्स को लेकर के, यूनिट को लेकर के। यानी कि अगर बात करें हम पूरे वर्ल्ड में जो भी सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी एलिमेंट का, सिंबल सब जगह सेम है, ओके। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच है। हीलियम का क्या है, पता ही आपको होगा, एच ई। लिथियम का एल आई। तो पूरे वर्ल्ड में ये सिंबल हर जगह सेम चलता है, एक समान है, ओके। यूनिट की बात करें तो यूनिट भी क्या है, हर जगह सेम है। यानी कि किसी भी आप चीज़ का यूनिट निकाल, तो जैसे कि आप वेलोसिटी का निकाल रहे हो यूनिट, तो क्या लिखोगे आप, मीटर पर सेकंड लिखोगे। एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। आ रहा है समझ में? तो कहीं कि ये सब चीज़ें क्या है, सेम है हर जगह, सिंबल्स, यूनिट्स। क्वांटिटीज सच एज मास, वेलोसिटी, फोर्स। अब जैसे कुछ क्वांटिटीज की बात करें फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे कि मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एंड इलेक्ट्रिक करेंट हो गया, तो इन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेशल सिंबल्स के द्वारा। और वो सिंबल क्या क्या है, जैसे मास के लिए एम, ओके, वेलोसिटी के लिए एफ, फोर्स के लिए कैपिटल एफ, और इलेक्ट्रिक करेंट के लिए आई। आ रहा है समझ में? ये सब आपको पढ़ना है क्लास 9 में बढ़िया तरीके से। अब यह फिलहाल समझ लो आप। इच एसोसिएटेड विथ अ डिफाइंड यूनिट, और ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है सबको एक डिफाइंड यूनिट के साथ कंबाइन किया गया है। जैसे फोर्स का लिखोगे यूनिट तो क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे आप। मास का क्या लिखोगे, केजी लिखोगे। तो ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह सेम यूनिट चलता है। यार समझ में आपको? चलिए आगे समझते हैं। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, science often turns to mathematics to allow relationship between quantities to be expressed clearly and tested carefully। अब देखो आप, साइंस को और प्रिसाइज तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए, लिखने के लिए, समझाने के लिए साइंस जो है अक्सर मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल करता है, ओके। यानी कि साइंस में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैथमेटिक्स क्या करती है, ये दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है, ओके। और एक क्लियर तरीके से, यानी कि साफ साफ तरीके से और टेस्टेड तरीके से यह मैथमेटिक्स साइंस में काम आती है। अब ये कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। दिस कैन समटाइम्स फील challenging, but it is important to remember that mathematics in science is not meant to be a hurdle।
अब जैसे कि बात करें, जब भी साइंस में मैथ इंटर करता है, जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना हो जहाँ पर मैथमेटिक्स लग रहा हो, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर साइंस में मैथमेटिक्स आ गया, यहाँ पर भी मैथ पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो बच्चे इससे कहीं कहीं बोर होते हैं या परेशान होते हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। तो कहीं न कहीं ये जो मैथमेटिक्स है, आपको ये दिक्कत तो लगती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप साइंस समझने लगते हो, मैथमेटिक्स का आप इस्तेमाल करने लगते हो साइंस में, तो ये आपका कैलकुलेशन ईज़ी कर लेता है। तब जाकर आपको यहाँ पर मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और साइंस भी अच्छा लगने लगता है। तो कहीं न कहीं मैथ जो है, ये थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको हर्डल लग सकता है, एक प्रकार का प्रॉब्लम, बाधा क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब आप मैथ का इस्तेमाल साइंस में करते हो समझने के लिए, जब आप उसको समझ जाते हो साइंस को, मैथ का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बनाते हो या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो आपको मैथ भी यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। और साइंस साथ में साइंस भी अच्छा लगेगा फिर आपको। ओके, इंस्टीड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। अब जो ये मैथमेटिक्स है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। ओके, और यह हेल्प करता है हमें और क्लियर सोचने में, और इस वर्ल्ड के बारे में और बेहतर तरीके से, क्लियर तरीके से सोचने में। ओके, चलिए। एन इक्वेशन इज़ नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल। अब जो इक्वेशन जो भी बनते हैं साइंस में या मैथमेटिक्स में, वो एक सिंपल टूल सिर्फ नहीं है। ओके, वह सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल नहीं है। इट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट। यह एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है। जब भी इक्वेशन हम साइंस में लिखते हैं या कोई भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वो अपने आप में एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। जब भी इक्वेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो वो क्या दिखाता है, वो वहाँ पर रिलेशन दिखाता है कि किस प्रकार से रिएक्शन हुआ है। फिर जब उस रिएक्शन को हम लिखते हैं, फिर बैलेंस भी करना होता है। ये सब आपको पढ़ना है क्लास 9th और 10th में। ओके, किस प्रकार से बैलेंस किया जाएगा इक्वेशन को। तो जब भी हम बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पर कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है वहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हुए, सच एज डिस्टेंस। अब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। टाइम, वेलोसिटी, ये सब जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक नया फार्मूला बनता है, एक इक्वेशन बनता है। इनकी सहायता से आप पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में क्लास 9th में। ओके, तो ये जब एक नया इक्वेशन बनता है, तो ये रिलेशन दिखाता है डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी के बीच में। ओके, चलिए। टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट अ लेटर मोमेंट। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तब हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑब्जेक्ट इतने समय के बाद कहाँ पर रहेगा। सपोज करो कि अभी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी कार यहाँ पर है, उसका वेलोसिटी समझो आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे के बाद वो कहाँ पर रहेगा, इसका बताओ। बहुत ही सिंपल है। कोई कार अभी यहाँ पर है, वह 1 घंटे के बाद कहाँ पर रहेगा, जब उसका वेलोसिटी या स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो कुछ बच्चों ने आंसर कर लिया होगा कि सर 50 किलोमीटर दूर रहेगा, क्योंकि इसका स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो 50 आ रहा है, ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म ही तो है ना, मैथमेटिकल नंबर ही तो है ना। ओके, चलिए। In the same way, mathematical expressions are used to describe rates of chemical reaction। और इसी तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, यानी कि किस रेट पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितनी तेज गति से या कितनी स्लो गति से रिएक्शन हो रहा है। ओके, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न को दिखाना होता है, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं बार ग्राफ बनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, एसएसटी में। ओके, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं मैथमेटिकल टर्म है। और चेंजेज इन एनर्जी विद इन अ सिस्टम, और एनर्जी जो चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वहाँ पर भी कैलकुलेशन आता है। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। अब साइंस में मैथमेटिक्स का यूज, ओके, मैथमेटिक्स का यूज ये नहीं है कि हम चीज़ों को याद करें, इक्वेशन को लर्न करें, मेमोराइज करें, ये नहीं है। ओके, इट मीन्स understanding the situation first, identifying relevant quantities, and then using mathematical relationship to reason carefully।
ओके, तो अब इक्वेशन को आपको याद नहीं करना है साइंस में, आपको समझना है यहाँ पर। तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन कैसा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट क्वांटिटीज, जो भी वहाँ पर क्वांटिटीज का इस्तेमाल हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई करो कि वो क्वांटिटी कौन सा है, जैसे कि फोर्स है, मास है, ओके, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजन केयरफुली, और फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हम उसका कारण सही बताएंगे, आंसर सही बताएंगे। ओके, इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम्स अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स जो है एक पावरफुल लैंग्वेज बन जाता है थिंकिंग का। नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स, तो ऐसा नहीं कि मैथ का इस्तेमाल सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके आंसर पता लगाने के लिए करते हैं, नहीं, बल्कि यह एक क्या है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमारा दिमाग वहाँ पर सोचने पर मजबूर करता है, वहाँ पर कैलकुलेशन चलता है दिमाग में। तो कहीं ना कहीं आपका इससे माइंडसेट चेंज होता है, आपको सोचने की क्षमता बढ़ाता है, आपका कैलकुलेशन फास्ट करता है, आपका माइंड तेज करता है। इफ़ यू फोकस्ड फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड, अगर आप सबसे पहले फोकस करोगे सिचुएशन को समझने में, ओके, एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, जो भी उसमें क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, इक्वेशंस विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल। तो उसमें जो भी इक्वेशंस आपको है अब वो ऑब्स्टेकल नहीं लगेगा, बाधा नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं फील होगा आपको वहाँ पर, जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, जब आप फोकस के साथ समझोगे। एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड्स इन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस, और यह मैथमेटिक्स आपको वहाँ पर हेल्पफुल साबित होगा, आपको गाइड करेगा साइंस को एक्सप्लोर करने में। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थ्रेड्स टू क्यूरियोसिटी में क्या दिया गया है। ओके, ये समझना आप कि यहाँ क्या दिया गया है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में। वाई इज़ द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी। अब स्पीड ऑफ लाइट को सी से क्यों डिनोट किया जाता है? ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। ये आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट को सी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, समझना ध्यान से। अब साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम्स फ्रॉम हिस्ट्री, जो भी साइंटिफिक सिंबल्स है वो हिस्ट्री से आया है। ओके, एंड यानी कि इतिहास से आया है, पास्ट से आया है। एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और यह इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर बेस्ड है। यानी कि जो भी सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी सिंबल इस्तेमाल होते हैं साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के एग्रीमेंट पर पूरे वर्ल्ड में सेम चलता है। ऐसा नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, तो अमेरिका में कुछ किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप जाओ, स्पीड ऑफ लाइट को सी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नॉट नेसेसरली एब्रीविएशंस ऑफ कन्वीनियंस। तो एब्रीविएशन क्या होता है? छोटा फॉर्म। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लिखे पूरा वर्ड में तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी स्पेस लेगा कॉपी में, तो उसके जगह पर हम सी लिख दे तो काफ़ी ये इजी रहेगा लिखना, टाइम बचाएगा। ओके, कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये क्या है कि एक कन्वीनियंट वे में हम लिखते हैं विथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं आगे कि सी क्यों लिया गया है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो देखो जो सिंबल सी है ये लिया गया है, यह साइंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिलिडेटास, यानी कि जो सिलिडेटाज वर्ड है लैटिन में, वहाँ से सिलिडेटाज का मतलब क्या होता है? स्पीड। ओके, अब देख लो यहाँ स्पीड है, तो जो वर्ड है सिलिडेटाज लैटिन वर्ड में, इसका मतलब होता है स्पीड। ओके, जब स्पीड आ गया तो इसी सिलिडेटा का फर्स्ट लेटर सी लिया गया है। ओके, चलिए अब आगे समझो कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यानी कि लाइट का स्पीड क्या है एयर में या वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम में लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो उस अंतर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में, ये एग्जैक्ट यहाँ दिया गया है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको कहीं याद रखना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको। ओके, कितना है? 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसको याद रखना ईजी है? शायद नहीं। तो इसीलिए साइंस में ईजी तरीके से समझने के लिए स्पीड ऑफ लाइट को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड रखा गया है। ओके,
3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में आप रखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि 3 पर 8 जीरो, यानी कि 30 करोड़। जैसे कि यहाँ पर कितना था, 90 करोड़, 29 करोड़ है, तो इसको आप सीधा 30 करोड़ बोल सकते हो, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। चलिए, तो इसको आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। चलिए, अब यहाँ पर आगे समझ लेते हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में दिया गया है यहाँ पर, एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। तो एयरप्लेन में फ्यूल का मिस कैलकुलेशन एक हुआ था, ये पास्ट इंसिडेंट है, समझना ध्यान से। इन अ वेल known incident, a passenger aircraft ran out for fuel mid-flight due to a mix-up in units। अब क्या हुआ कि जो पैसेंजर एरोप्लेन होता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठते हैं, वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ा, ओके, जब वो उड़ा टेक ऑफ किया तो मिड फ्लाइट में यानी कि बीच में ही उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, यानी उड़ रहा था और बीच में ही उसका फ्यूल ख़त्म हो गया। ये फ्यूल कहीं न कहीं जो मिस कैलकुलेशन हुआ, क्यों हुआ, उस यूनिट्स को लेकर के। तो साइंस में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस यानी कि यूनिट्स का गलत इस्तेमाल करने के कारण फ्यूल कम उसमें भरा गया, इस कारण से फ्यूल रास्ते में ही ख़त्म हो गया। द फ्लाइट नीडेड 22,300 kg फ्यूल। अब उस फ्लाइट को कितना फ्यूल चाहिए था, उस डेस्टिनेशन के लिए 22,300 kg फ्यूल चाहिए था टोटल, ओके। बट द ग्राउंड क्रू मिस कैलकुलेटेड द फ्यूल रिक्वायर्ड। लेकिन जिसने फ्यूल भरा, जिस लोगों ने फ्यूल भरा, वहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन गलत किया और जो रिक्वायरमेंट थी फ्यूल की उससे कम भरा, ओके। सिंस दे यूज्ड द डेंसिटी ऑफ फ्यूल इन पाउंड्स। तो इन लोगों ने क्या किया, फ्यूल के डेंसिटी को पाउंड में मेजर किया, पर लीटर। उनको मेजर किस में करना था, उनको मेजर करना था केजी पर लीटर में मेजर करना था, लेकिन इन लोगों ने मेजर किस में किया, पाउंड में मेजर किया। तो यही डिफरेंस आ गया और इस डिफरेंस के कारण क्या होगा कि फ्यूल की कमी हो गई फ्लाइट में, ओके। द एयरक्राफ्ट वाज अबाउट 15,000 लीटर शॉर्ट ऑफ फ्यूल। और उस एयरक्राफ्ट में 15,000 लीटर फ्यूल कम पड़ गया, सिर्फ मिस कैलकुलेशन, यूनिट के मिस कैलकुलेशन के कारण। उनको भरना था केजी पर लीटर में, लेकिन इन लोगों ने भरा पाउंड पर लीटर में, तो इस कारण से 15,000 लीटर फ्यूल कम उसमें रखा, ओके। इस कारण से फिर क्या हुआ कि फ्यूल में कमी आ गई, तो कहीं न कहीं एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई उस फ्लाइट में, और इस कारण से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फॉर्चुनेट रहे लोग कि कुछ नहीं हुआ लोगों को, और इमरजेंसी लैंडिंग करके वह फ़्लाइट सेफ़ लैंड हो गया और वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगली बार से लोगों ने क्या किया, यूनिट का खास ख्याल रखा और सही इस्तेमाल किया। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एसआई का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। ये सब छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना है। एवरीवेयर अवॉइड्स कन्वर्जेंस एंड एरर्स। तो इसीलिए सभी जगह सेम यूनिट का इस्तेमाल होता है कि ये कहीं पर दिक्कत ना आए, ओके। चलिए, समझ में आ गया ये। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक और यहाँ दिया गया थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में, समझ लेते हैं इसमें क्या है। वाई इज अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। सभी जगह किलोग्राम का इस्तेमाल क्यों होता है, यानी कि आप किसी भी कंट्री में जाओ तो किलोग्राम का इस्तेमाल हर जगह होता है, सभी लोग जानते हैं कि किलोग्राम का मतलब क्या है, ओके। हाँ, वो तो अलग बात है कि लोग एलबीएस में, पाउंड में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलबीएस पाउंड हर जगह नहीं चलता है। क्या इंडिया में चलता है? नहीं। क्या और कंट्री में चलता है? शायद नहीं, लेकिन केजी हर जगह चलता है, ओके। तो वही क्वेश्चन है कि किलोग्राम का इस्तेमाल हर जगह क्यों किया जाता है। When we buy rice और vegetables, we expect a kilogram to mean the same amount everywhere। तो हम लोग जब कुछ भी खरीद रहे हो, चाहे राइस खरीद रहे हो, चाहे वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 किलो में कितना चीज़ आएगा, ये हम लोग को लगभग अंदाज हो चुका है, ओके। तो हर जगह सेम, अगर हम वो 1 केजी चावल खरीदे अगर यहाँ से, अगर हम कहीं जाकर उसको बेचें तो वह 1 केजी का मतलब उतना ही रहेगा, ओके। वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से लिए 1 केजी तो कहीं और वो 800 ग्राम होगा, ऐसा नहीं है, ओके। इमेजिन द कन्फ्यूजन इफ़ वी यूज डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर। तो आप इमेजिन करो कि अगर सभी जगह अगर वेट अलग अलग हो, यानी कि 1 केजी का मतलब कहीं पर 900 ग्राम हो, कहीं पर 800 ग्राम हो, कहीं पर 950 ग्राम हो, तो कहीं न कहीं ये दिक्कत होंगी कि 1 केजी का मतलब कितना है या एक्यूरेट कितना हम कंसीडर करें। तो ये मिस कैलकुलेशन, कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए यूनिट सेम रखा गया है हर जगह। चलिए, तो
ये समझ में आ गया केजी का मतलब। आगे समझते हैं। एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड मेजरमेंट रिफाइंड, तो ऑब्जर्वेशन को रिपीट भी किया जाता है साइंस में। उसके बाद जो भी मेजरमेंट है उसको रिफाइन किया जाता है, मतलब अच्छी तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है, समझा जाता है। द आइडियाज़ टेस्टेड, आइडिया को भी टेस्ट किया जाता है। ओके, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, तो यह कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये सब चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। वी कैन ऑर्गेनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, और हम लोग इस वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म्स, तो सेकेंडरी स्टेज में आप इस टर्म के बारे में आप जानोगे, ठीक है, जैसे लॉज के बारे में, थ्योरीज के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, कि लॉज क्या है, थ्योरीज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तीनों टर्म का। टर्म्स दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग, तीनों टर्म का अपना अपना मतलब है। चलिए समझते हैं सबसे पहले लॉज के बारे में कि लॉ क्या है। ओके, समझना ध्यान से। ए लॉ यूजुअली डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर। लॉ का मतलब क्या है कि लॉ डिस्क्राइब करता है एक रेगुलर पैटर्न को। ओके, लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, रेगुलर पैटर्न को जो नेचर में ऑब्जर्व होती है, बस आपको ये याद रखना है। समझ में आ गया। ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और लॉ को जब भी रिप्रेजेंट करना होता है या डिस्क्राइब करना होता है तो इसको अक्सर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है या तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप में। ओके, लॉ का मतलब समझ में आ गया। चलिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। तो ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, फील भी किया होगा, जब आप किसी भी व्हीकल में, कार में या बस में बैठे हो, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगे तो क्या होगा, लोगों को जर्क महसूस होगा, लोग आगे की तरफ झुक जाएंगे, तो ये जर्क महसूस होता है। तो कहीं कहीं यहाँ पर न्यूटन्स लॉ है, तो ये लॉ आया, ये यही है लॉ। ओके, तो ये कहीं कि ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है। अब समझते हैं थियरी के बारे में कि थियरी क्या है। थियरी गोज अ स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई दोज पैटर्न्स अकर। अब जो थियरी है ये लॉ से एक स्टेप आगे है। ओके, और यह प्रोवाइड करता है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि ये पैटर्न क्यों हुआ। जैसे कि लॉ में पैटर्न क्यों हुआ वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ओके, लेकिन थियरी में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि पैटर्न क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होती हैं। ओके, तो ये थियरी बताता है। यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस, और थियरी जो है ये एविडेंस पर बेस्ड होती है अक्सर। गैदर्ड ओवर टाइम, और टाइम टू टाइम इसको गैदर किया जाता है, यानी कि इसमें नॉलेज और ऐड भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंट को ऐड किया जाता है। एंड अवेलेबल एट दैट टाइम, और उस टाइम पर जो भी अवेलेबल है थियोरी वो प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझो। द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब बता सकते हो मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। समझ में आ गया थ्योरी के बारे में। अब समझते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। अब प्रिंसिपल क्या है, एक ब्रॉड आइडिया है, मतलब कि एक लंबा चौड़ा एक आइडिया है, डीप आइडिया है जो हेल्प करता है सिचुएशन को समझने में। ओके, जो हेल्प करता है सिचुएशन को समझने में या सेंस करने में। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। यानी कि जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है। ओके, बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, जब हम स्टेयर पर चढ़ते हैं, सीढ़ियों पर चलते हैं या चढ़ते हैं तो एनर्जी लॉस होता है, बिल्कुल हम लोग थकते हैं। जैसे कि आप अगर 5th फ्लोर पर चढ़ो अगर सीढ़ी के थ्रू, लिफ्ट अगर नहीं है तो आप थक जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चढ़ने पर इतना एनर्जी क्यों लॉस हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन है। चलिए आगे समझते हैं। डू रिमेंबर दैट इन साइंस अ थियरी डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि साइंस में थियरी जो है यह कोई गेस नहीं है, गेस पर काम नहीं करता है, ये कोई अनटेस्टेड आइडिया नहीं है, बल्कि यह एक करेक्ट
और टेस्टेड आइडिया है थियरी। ओके, इट इज़ एन एक्सप्लानेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग, और यह जो थियरी है यह एक एक्सप्लानेशन है, करेक्ट एंड टेस्टेड एक्सप्लानेशन है, और केयरफुल टेस्टिंग के जरिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन के जरिए इसको एक प्रूव्ड किया गया है। दीज आइडियाज़ आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंज एज न्यू एविडेंस बिकम्स अवेलेबल, और ये जो आइडिया है हमेशा ओपन है सभी के लिए, एंड इसमें इम्प्रूव भी किया जाता है और चेंज भी किया जाता है न्यू एविडेंस आने के बाद। जैसे कि आप समझो कि कोई एक्सपेरिमेंट किया गया साइंस में, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, उसका कुछ रिजल्ट आया, उसको नोट कर लिया गया, और वो एक्सपेरिमेंट अब सभी वर्ल्ड को शेयर कर दिया गया कि ये टेस्ट हुई है, इसका रिजल्ट ही आया है। अब फिर से कहीं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उसी से रिलेटेड, उसका आंसर फिर बदला, क्योंकि इस कहीं न कहीं नेचर चेंज होता है, समय बदलता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती भी है। तो अगर बदल रही है तो उस नए चीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा, और फिर वो अपडेट करके फिर पूरे वर्ल्ड को शेयर किया जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब जो ये साइंस का की फीचर है ये हमें बताता है और भी ज़्यादा रिलायबल बताता है, मतलब कि साइंस में और बिलीव बताता है, यानी ट्रस्ट दिखाता है साइंस में हमें। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रिडिक्शंस। अब देखो, जो साइंस का एक रिमार्केबल या मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ क्या है साइंस का, कि साइंस की यह एबिलिटी है कि यह प्रिडिक्शन कर सकता है। ओके, यानी कि आगे क्या होने वाला है साइंस प्रिडिक्ट कर सकता है और करता भी है। ओके, अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वेन लॉज, थियोरीज एंड मॉडल्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे अलाउ अस टू एंटिसिपेट व्हाट हैपन वेन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशंस। ओके, देखो, आप जब लॉ, थियोरी, मॉडल्स के बारे में अच्छे से समझते हो, इसको जब आप एस्टैब्लिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एंटिसिपेशन लेवल बढ़ जाता है। आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि आगे क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। सपोज करो कि आपको साइंस का नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो, अगर समुद्र में अगर वेव चल रही है, ओके, समुद्र में वेव चल रही है, उसका टाइड बढ़ रहा है और अचानक से रुक जाए पूरा, ओके, यानी कि अब वह वेव ना चले, तो इसका मतलब क्या है कि अब सुनामी आने वाली है। ये शायद आपको पता होनी चाहिए कि जब वेव एकदम रुक जाए तो आगे क्या हो सकता है, यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लोग कि सुनामी आने वाली है, तो लोग वहाँ से अवेयर हो जाएंगे, हट जाएंगे उस बीच से। अरे समझ में आपको? तो कहीं कि ये चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मौसम के बारे में बात करें कि अगर कहीं बादल घेरा हुआ है, आकाश में काले बादल हैं, ओके, तो यहाँ पर संभावना है कि बारिश हो सकती है। तो आपको कैसे पता कि ये बादल घेरा हुआ है तो बारिश ही होगी? तो कहीं न कहीं आपने इस पैटर्न को पहले देखा होगा, समझा होगा कि पहले ऐसा काला बादल घेरा हुआ था तो बारिश भी हुई थी। तो ये सब पैटर्न और ये आपका आइडिया, एक्सपेरिमेंट और नॉलेज, ओके, ये काम आती है प्रेडिक्शन में। चलिए आगे समझते हैं। वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इन मेनी केसेज इवन इफ़ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, और मान लेते हैं किसी भी बहुत सारे केसेज में हम अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो कहीं कि वो प्रेडिक्शन फेल हो सकता है और उसके बारे में हम करेक्ट अनुमान नहीं लगा पाएंगे। यूजिंग आइडियाज़ अबाउट मोशन वी कैन प्रेडिक्ट हाउ फार अ किक्ड बॉल फुटबॉल विल ट्रेवल। तो मोशन का आइडिया लगा करके या इसका इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी फुटबॉल को अगर पैर से मारा जाए, किक किया जाए, तो कितना दूर जाकर रुकेगा। तो हम यहाँ पर साइंस का इस्तेमाल करके अगर कितना ज़ोर से मारा गया, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि ये फुटबॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ओके, या उस फुटबॉल की वेलोसिटी क्या है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस के नॉलेज को हम इस्तेमाल करके वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन के जरिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, यानी कितना धुआं, एक प्रकार का धुआं प्रोड्यूस होगा, ओके, और हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड वुड बी, और जो ब्रेड बेक हुआ है, बना है, वो कितना सॉफ्ट होगा, ओके। चलिए, यूजिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीदिंग वुड चेंज वाइल रनिंग। तो अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का हम इस्तेमाल करके हम यह बता सकते हैं कि कोई इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसका ब्रीदिंग रेट कितना होगा, ऑब्वियस है कि फास्ट हो जाएगा। चलिए, दीज प्रिडिक्शंस आर नॉट गेसेज, तो ये जो प्रिडिक्शंस है ये गेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नॉलेज है।
साइंस के बारे में नॉलेज है आपकी, तब आप ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एविडेंस, तो ये जो भी रीजन्स हैं, जो भी इसके आंसर्स हैं, ये एविडेंस बेस्ड रहती हैं एंड केयरफुल थिंकिंग पर रहती है। अब ऐसा नहीं कि जो इंसान साइंस पढ़ा लिखा है सिर्फ वही बता सकता है, नहीं। जो इंसान एक्सपीरियंस्ड है, जिसको एक्सपीरियंस है, जो जिसको जानकारी है, अगर वो कभी साइंस पढ़ा नहीं तो वो भी काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकता है इन सब चीज़ों को। दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग व्हेन प्रेडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, जब प्रेडिक्शन मैच करता है ऑब्जर्वेशन से, कॉन्फिडेंस से, इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रोज, तो फिर क्या होता है, साइंस ग्रो करता है। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन दे डू नॉट साइंटिस्ट री एग्जामिन देयर एजम्पशन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर साइंटिस्ट री एग्जामिन ना करे, ओके, अपने एजम्पशंस को लेकर के, मॉडल्स को लेकर के, मेजरमेंट्स को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं होंगी। इन दिस वे प्रेडिक्शन इज अ पावरफुल टूल, तो इस केस में प्रेडिक्शन पावरफुल हो जाता है जब आपको साइंस की नॉलेज हो। फर्दर एक्सप्लोरेशन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, फिर क्या है कि जब आपके पास यह साइंस की नॉलेज है, प्रेडिक्शन कर सकते हो, तो आप साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शन, हम लोग प्रेडिक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं। वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघना इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड लुक डार्क, यहाँ वर्षा बोल रही है अपने फ्रेंड मेघना से कि आज बारिश होगी आफ्टरनून में, क्यों, क्योंकि उस समय क्लाउड यानी बादल बहुत घने हैं या काला है, डार्क है। थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क, अब यहाँ पर मेघना कुछ सोचती है, फिर उससे क्वेश्चन करती है वर्षा से, टू मेक दिस प्रेडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल, क्या ये जो प्रेडिक्शन तुमने किया है, तुमने जो बात बताई है, क्या ये साइंटिफिकली टेस्टेड है, क्या साइंस भी ऐसा बोलती है। तो अब यहाँ पर कहीं न कहीं साइंस भी है, और या मेघना ने यह, या वर्षा ने यह पैटर्न को पहले ऑब्जर्व किया होगा कि पहले ऐसी हुई थी, काले बादल थे, डार्क क्लाउड था, तो बारिश हुई थी उसके बाद, तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी शायद उसने बताया हो। और वैसे ये साइंटिफिकली टेस्टेड भी है कि अगर घने बादल होंगे आकाश में तो अधिक से अधिक चांसेज है कि बारिश होंगी। ओके, हाँ, अनलेस अनटिल कब, जब अगर हवा नहीं चल रही है तब, अगर हवा तेज़ चल रही है तो हो सकता है कि वो क्लाउड कहीं से कहीं चली जाए और बारिश यहाँ के बदले कहीं और हो सकती है। ओके, तो कभी कभी इस प्रकार का जो प्रेडिक्शन है फेल भी हो जाता है, बारिश वाली बात आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। ओके, चलिए इसका आंसर नीचे दिया गया, आप इसको पढ़ लेना। देखो आप यहाँ पर दिया भी गया है कि वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग, कभी कभी क्या होता है कि वेदर फोरकास्ट रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, यानी कि कभी यह प्रेडिक्शन होता है न्यूज़ में कि आज बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती है, तो ये प्रेडिक्शन फेल भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज हो रहा है प्रेडिक्शन या फेल हो रहा है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स क्या क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ओके, तो इन विंड, तो इन सब में अगर चेंजेज आए तो प्रेडिक्शन फेल हो सकती है। ओके, कोई भी प्रेडिक्शन 100% कोई श्योर नहीं कर पाता है। ओके, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज हैव लिमिट्स एंड मे फेल व्हेन न्यू कंडीशंस आर एक्सप्लोर्ड। अब देखो आपकी मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरी जो है उसकी भी एक लिमिट है, एंड यह भी कभी कभी फेल हो सकती है। न्यू कंडीशंस एक्सप्लोर, जब नए नए कंडीशंस अगर एक्सप्लोर होंगे तो कहेंगे प्रेडिक्शन भी फेल हो सकते हैं। व्हेन मेजरमेंट्स बिकम मोर प्रिसाइज, जब मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ठीक है, तब सच फेलियर्स आर नॉट अ वीकनेस ऑफ साइंस। अभी जो फेलियर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ प्रेडिक्शन फेल हो गया वेदर फोरकास्ट को लेकर के, तो ये क्या साइंस का वीकनेस है? नहीं, ये साइंस का वीकनेस नहीं है, क्योंकि साइंस ने तो प्रेडिक्शन किया है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो नेचर में जो चेंजेज आए हैं, क्योंकि नेचर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आ रहा है आपको समझ में? जैसे कि हवा चल रही है तो क्या कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है कंट्रोल, साइंस भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये सब नेचर में जो चेंजेज होते हैं इस पे कंट्रोल, इसका प्रेडिक्शन एक्यूरेट कोई नहीं कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ गई या साइंस यहाँ फेल हो गया, नहीं। इनफैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर साइंस का जो वीकनेस है, जैसे कि आप वीकनेस बताया जा रहा है कि प्रेडिक्शन फेल हुआ तो क्या ये साइंस की वीकनेस है? नहीं,
इससे साइंस क्या है और मजबूत होता है, क्योंकि जब साइंस फेल होगा एक बार तो साइंस फिर से एक बार बढ़िया से और एक्सपेरिमेंट करेगा इन चीज़ों पर और अच्छे से जानकारी हासिल करेगा तो साइंस और स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं जो वीकनेस है वो साइंस की स्ट्रेंथ बन जाती है। वेन प्रेडिक्शन डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशन, जब प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती है, साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट आइडियाज़, तो साइंटिस्ट आइडिया को रिजेक्ट नहीं करते हैं बेस्ड ऑन ओपिनियन, ओपिनियन के बेस्ड पर या बिलीफ के बेस पर। ओके, यानी साइंटिस्ट कभी भी सुनने पर कहने पर नहीं मानते, वो एक्सपेरिमेंट करने पर ही मानते हैं। एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट आता है तभी वो ट्रस्ट करते हैं, किसी के सुनने पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट ओनली ऑन एविडेंस, लेकिन सिर्फ एविडेंस पर ही वो ट्रस्ट करते हैं। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो है वो फाइनल नहीं है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि साइंस में उसका आंसर ना दिया जाए। दिस ओपननेस इज टू बीइंग करेक्टेड बाय नेचर इटसेल्फ, और ये जो ओपननेस है ओके यह करेक्टेड है नेचर के द्वारा, यानी कि इसको नेचर करेक्ट करती है। इट्स सेल्फ इज वाट हैज़ अलाउड साइंस टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वी लिव इन, और साइंस हमें हेल्प करता है जिस वर्ल्ड में, जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं, जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं उसको समझने में। चलिए यहाँ पर एक और थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिया गया है। चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन इक्लिप्स। आपने सुना होगा जब भी इक्लिप्स होता है, जिसको सोलर क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इस समय खाना नहीं खाना चाहिए, आपने सुना भी होगा। ओके, तो क्या ये साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि अगर उस खाना को खाया जाए तो क्या उसमें पॉइजन हो सकता है, बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, क्या उसको खाना नहीं चाहिए? तो साइंस इस चीज़ को शायद नहीं मानती है। अब देखो कैसे। A commonly circulated claims is that food should not be eaten during an eclipse because it becomes harmful। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुई हैं, ये बातें कहीं ना कहीं फैली है कि जब भी इक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय का बना हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह हार्मफुल हो जाता है। ओके, या जहरीला हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। डिसप्रूफ कम्स फ्रॉम आस्किंग सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चंस। अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचें, साइंस के बेस्ट पर सोचें, तो ये चीज़ें फेल होती है, यानी कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अब ऐसा क्यों, साइंस क्यों नहीं मानता है? क्योंकि साइंस यह देखता है कि जब इक्लिप्स हुआ या इक्लिप्स के कारण जब अंधेरा हुआ तो क्या इससे खाने में कुछ इफ़ेक्ट पड़ा, क्या बैक्टीरिया इंटर कर गया? क्योंकि अगर आप खाना ढक के रखे हुए हो, खाना गर्म कर लो आप, या गर्म खाना है, ढका हुआ अच्छी तरीके से, सेफ़ है, तो उसमें बैक्टीरिया कैसे एंटर कर सकता है? तो साइंस इस चीज़ पर बिलीव करके ये बात बोलती है कि ये ऐसा नहीं है, आप खा सकते हो। लेकिन आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी है, मेरे बात पे नहीं जाना। ऐसा नहीं कि आप घर में बोलो कि मैं तो खाऊंगा, ऐसा जिद नहीं करना है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। एज यू कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू साइंस इन ग्रेड्स 9 एंड 10, you will gradually develop habits of thinking that are useful far beyond the classroom। ओके, जब आपका यह जर्नी स्टार्ट हुआ है क्लास 9th का, और जब फिर आगे आप अगले साल क्लास 10th में जाओगे, तो आप धीरे धीरे आपकी जो समझने की क्षमता है, थिंकिंग, आपका माइंड सेट ये बढ़ेगा और आप आगे तक सोच पाओगे। और यहाँ तक कि जब जो आप क्लास में सीख रहे हो, स्टडी में सीख रहे हो, उससे भी आप आगे चीज़ों को समझ पाओगे। ए हेल्पफुल स्ट्रैटेजी इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब जो हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है साइंस को समझने की, वो है कि आप पहले सिचुएशन को समझो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ये टर्म बार बार आ रहा है कि सबसे पहले आपको सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन कैसी है उस समय। बीइंग स्टडीड, आपको स्टडी करना है। देन आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज दैट मैटर, और फिर आपको उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है जो मैटर करती है उस समय, जो इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली मेक अ रफ एस्टिमेट टू चेक वेदर एन आंसर मेक सेंस, और अपना फिर रफ एस्टिमेट बनाओ और फिर अपने आंसर बनाओ, जो आपका आंसर आया एक्सपेरिमेंट के थ्रू या रिजल्ट आया है। एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो 29 करोड़ 87 लाख करके कुछ था। ओके, तो क्या उतना लेते हैं? हमेशा नहीं लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अक्सर हम नहीं लेते हैं साइंस में, हम अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं। ओके, जैसे कि उसको हम 30
लाख लिया था वहाँ पर। ओके चलिए, सॉरी 3 लाख लिया था वहाँ पर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे समझते हैं अब। एस्टिमेट इज इनफ टू फेल अस वेदर अ रिजल्ट इज रीजनेबल और इम्पॉसिबल। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो भी रिजल्ट आया वो रीजनेबल है, इम्पॉसिबल है, वो चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प्स अस बिल्ड इंट्यूशन। जब हम एस्टिमेट की सहायता से हम उस चीज़ को सीखते हैं तो हमारा इंट्यूशन बिल्ड होता है। इंट्यूशन मीन्स क्या होता है कि आप कितना चीज़ों को आप अनुमान लगा पा रहे हो, कितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हो सही सही, वो आपका इंट्यूशन होता है। जैसे कि कुछ लोगों का इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो सोचते हैं कि उनका मानना होता है कि ये अभी चीज़ ये हो सकता है और वो हो भी जाता है, ठीक है। तो उनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर आप कोई भी एरर है उसको आप पहचानो, उसको आप आइडेंटिफाई करो या डिटेक्ट करो। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा साइंस में, थिंकिंग बढ़ेगा आपका। ओके, साइंस वैल्यूज केयरफुल रीजनिंग परहैप्स मच मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशन। और जो साइंस की वैल्यू है वो काफ़ी केयरफुल होती है, रीजनिंग होती है और ये एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है। ओके चलिए, यहाँ पर दिया गया है रेडी टू गो बियॉन्ड। ये सिंपल सा एक एक्टिविटी है, जैसे कि हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली फॉर फॉर अ मंथ। यहाँ पर बताया गया है कि हाउ मच राइस वुड फीड, कितना राइस खाया जाएगा एक फैमिली के द्वारा फॉर फॉर अ मंथ, यानी कि एक मंथ में कितना राइस का कंजम्पशन होगा एक फैमिली के द्वारा। ओके, अगर उस फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं तो अब ये डिपेंड करता है, ये सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर ये डिपेंड करता है कि उस फैमिली में लोग कितने कितने चावल खा रहे हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग अधिक खाते हैं। ओके, एक इस बात पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप कितने टाइम खा रहे हो चावल। किसी किसी फैमिली में लोग चावल एक टाइम खाते हैं, किसी किसी फैमिली में शायद 2 टाइम खाते हैं, किसी किसी फैमिली में शायद 3 टाइम भी खा सकते हैं। तो इस पर भी तो डिपेंड करता है ना। ओके, और पर पर्सन कितना चावल कंज्यूम कर रहा है एक टाइम में, इस पर भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका एस्टिमेट दिया गया है। ओके, या पढ़ लेना। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है। चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार से आपको चावल जो है वो कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से ये चीज़ है। चलिए, यहाँ पर आंसर एक क्वेश्चन दिया गया है, एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। आप एस्टिमेट करो कि आप एक दिन में कितना लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ब्रीथ एयर, आप कितना एयर या ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो एक दिन में। ओके चलिए, इसको एस्टिमेट के थ्रू समझना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं कि एक इंसान जो है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार वह सांस लेता है। ओके, देयर आर 60 इंटू 24 इक्वल टू 1440। तो अब देखो 12 से 15 बार सांस लिया 1 मिनट में। ओके, तो हम एक दिन का निकाल लें तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि इस 12 को आप सीधा क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1 घंटे का निकल जाएगा, फिर उसमें 24 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो एक दिन में इंसान 1440 बार या 1440 मिनट वो सांस लेता है। ओके चलिए, तो फिर इसको जब एस्टिमेट करोगे तो लगभग कितना 10,000 लीटर पर डे इंसान एयर कंज्यूम करता है या ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, सांस लेता है। ओके चलिए, यहाँ पर दिया भी गया है कैलकुलेशन बैलून के थ्रू कि आप बैलून को फूको, आप कितनी बार में बैलून को फुला देते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। उससे आपका कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है। चलिए, बस ये समझ के छोड़ दो, आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए अब समझते हैं। आफ्टर ग्रेड 10 यू इफ़ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस इट विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जब आप 10th क्रॉस कर लोगे, 11th में जाओगे, तो आपको वहाँ पर फिर आपको साइंस अगर ले रहे हो, आप साइंस से अगर इंटर करना चाहते हो, इंटरमीडिएट करना चाहते हो, तो आपको साइंस में अब 3 ब्रांच देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इन तीनों के बुक अलग अलग पाए जाएंगे, लेकिन अभी तक आपका तीनों का एक ही बुक में है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में है। लेकिन 11th से ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो वो चीज़ दिया गया है। तो जब अलग अलग बुक होंगे तो चैप्टर्स बढ़ेंगे, उसका कंटेंट बढ़ेगा, उसका टॉपिक बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें नीचे दिए दिए गए हैं। चलिए
इसको आप समझ लेना, ये ईजी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं। हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। अब जो मास्क है जो हम पहनते हैं वायरस या डस्ट से बचने के लिए, ओके, तो ये कैसे काम करती है, ओके, कैसे काम करती है समझते हैं। सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेज ऑफ साइंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था उस समय आप लोग काफ़ी छोटे रहे होंगे, ओके, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल के रहे होंगे आप लोग, अभी आप लोग 9th क्लास में आ गए हो। तो कोविड-19 जब आया था तो उस समय मास्क लोग कैरी करते थे, मास्क पहनते थे। तो जो मास्क है, कई टाइप का मास्क होता है। कुछ मास्क डस्ट से बचने के लिए पहना जाता है, कुछ मास्क वायरस बैक्टीरिया से बचने के लिए। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मास्क यहाँ दिया गया है, ओके। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर मास्क का जो है क्वालिटी अलग अलग होता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क, अगर मास्क कैसे काम करती है उसको हम समझें, रिक्वायर्स कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स। तो इसके लिए हमें फिजिक्स की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि फिजिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो यहाँ पर पार्टिकल का मोशन, ओके, कि पार्टिकल्स किस डस्ट का पार्टिकल कैसे इंटर करेगा, कितना उसके लिए अगर गैप रहेगा मास्क में तो वह इंटर कर जाएगा, वायरस का अलग होगा, आ रहा है समझ में आपको। तो सभी अलग अलग मैटर का पार्टिकल्स का मूवमेंट, उसका मोशन, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अलग अलग होता है, तो इसीलिए मास्क भी अलग अलग होंगी, ओके। हम केमिस्ट्री के माध्यम से समझे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। अब जो मास्क बना है, ओके, जो मास्क बना है उसमें क्या पॉलीमर का इस्तेमाल हुआ है, किस फाइबर का इस्तेमाल हुआ है। बायोलॉजी के माध्यम से समझे साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरसेज के बारे में समझेंगे, यानी कि वायरस काफ़ी छोटा है तो हो सकता है कोई मास्क से इंटर करके आपके नाक में चला जाए, ओके, तो इंटर बॉडी में इंटर कर सकता है। मैथमेटिक्स के थ्रू समझे तो मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन इफ़िशेंसी से आपको समझ में आएगा, ओके। तो बस यहाँ पे समझो आप ये कि मास्क का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से बचने के लिए मास्क पहन रहे हो, ओके। चलिए, फाइनली एज वी हैव मेंशन्ड इन एवरी टेक्स्ट बुक, साइंस इज़ नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो ये चीज़ पहले बताया था कि साइंस जो है यह सिर्फ फैक्ट का कलेक्शन नहीं है, इक्वेशन का कलेक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंट का कलेक्शन नहीं है, ये ओवरऑल हमें एक डीप नॉलेज देता है। इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी। और जब साइंस हम पढ़ते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, कोलाबोरेशन बढ़ता है और हम केयरफुल क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक सटीक और परफेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चन, तो लोग अब क्वेश्चन करते हैं, आइडिया टेस्ट होता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको शेयर किया जाता है। एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और हम लोग मिस्टेक्स से सीखते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे आप लोग कि साइंटिस्ट जो भी है वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो नए नए रिजल्ट निकालते रहते हैं, अपने मिस्टेक से सीखते हैं, मिस्टेक करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर मिस्टेक करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को लैब में, ओके। साइंस डेवलप्स ओवर टाइम थ्रू द वर्क ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड जनरेशंस। अब जो साइंस है ये डेवलप हुआ है कई सालों में, साइंस एक दो दिन में डेवलप नहीं हुआ है, इसमें कई सौ साल लगे हैं साइंस को डेवलप करने में, तब जाकर इतनी चीज़ें डिस्कवर हुई है, ओके। इवन इफ़ यू डू नॉट चूज टू स्टडी, अगर आप स्टडी करना आप नहीं चाहते हो या स्टडी को आप चूज नहीं किए हो, साइंस बियॉन्ड 10, यानी कि 10th तक पढ़ करके आप अगर पढ़ाई नहीं किए साइंस, ओके, साइंस थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस का थिंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। जो इंसान साइंस से पढ़ रहा है उसका थिंकिंग लेवल एक अलग लेवल का होगा, वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचेगा, ओके। तो कहीं कि इसीलिए साइंस एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साइंस का महत्व भी ज़्यादा है और सभी सब्जेक्ट से, ओके। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, और साइंस आपको हेल्प करता है टेक्नोलॉजी को समझने में, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको समझने में, एंड इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करने में, ओके, एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, और जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो उसको समझने में हेल्प करता है साइंस। एज यू बिगिन दिस स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, साइंस इन्वाइट्स यू नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, तो साइंस आपको इन्वाइट करता है सिर्फ इस वर्ल्ड को समझने में नहीं, बल्कि आपको एक बेहतरीन माइंडसेट वाला इंसान बनाने में, ओके, बट ऑल्सो टू लर्न हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। और हमें साइंस ये भी सिखाता है कि हम चीज़ों को कैसे
समझना चाहते हैं। ओके, कैसे हम सीख रहे हैं, इस यह भी कोशिश कराता है साइंस। Embark on your journey of discovery looking carefully through the magnifying glass or evidence and guided by the compass of curiosity। तो अब देखो इस जर्नी में, क्लास 9th के जर्नी में, अब आगे का चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा उस चैप्टर में आप पढ़ोगे साइंस के बारे में। और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास ये आपको एविडेंस के साथ चीज़ें सिखाएंगी, और जो कंपास है ये आपको क्यूरियोसिटी को बिल्ड करेगा। ओके, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। चलिए, ये चैप्टर अब यहाँ पर एंड होता है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी बुक, न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक, साइंस और एसएसटी का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।